Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, guys. और नेक्स्ट लेक्चर इज इंट्रोड्यूसिंग IPv6 नेटवर्क्स। IPv4 के बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। हमने उसकी सबनेटिंग, हमने सुपरनेटिंग के बारे में डिस्कस किया, क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासलेस एड्रेसिंग को डिस्कस किया। और हमने ये देखा था कि जो IPv4 हमारे पास है उसकी हमारे पास शॉर्टेज आ गई है, और उस शॉर्टेज के लिए फिर हमने कुछ उसके टेम्पररी सॉल्यूशंस डिस्कस किए थे, जिनमें से हमारे पास पहला सोल्यूशन जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास सबनेटिंग और सुपरनेटिंग था। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग को डिस्कस किया। उसके बाद जो हमने इसका नेक्स्ट सोल्यूशन डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर, दैट वाज नेट मींस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक आईपीस को हमने यूज किया था। लेकिन वो सारे के सारे हमारे पास टेम्पररी सॉल्यूशंस थे। जो आईपी का हमारे पास परमानेंट सॉल्यूशन है वो हमारे पास है आईपी वर्जन 6। तो आईपी वर्जन 6 को हम देख लेते हैं। आईपी वर्जन 4 के बारे में जनरली थोड़ा बताता जाऊं कि हमारे पास जो IPv4 है दैट इज अ 32 बिट आईपी एड्रेस। तो जो आईपी का साइज है वो 32 बिट है। तो जो टोटल आईपीज हमारे पास पॉसिबल है IPv4 में, जो कंप्लीट उसकी रेंज है वो हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 32। तो हमारे पास टोटल इतनी आईपीज हैं वो इसमें पॉसिबल है। With the gradual exhaustion of IPv4 address space, new solutions for continued space was needed. Temporary measures in the form of net were applied, however, long-term solutions were required. The IPv6 addressing architecture is a developing solution for IP to provide for the next generation of networks and beyond. The transition to all IPv6 architecture, while progressive, requires a major overhaul of many protocols and applications as well as standards. The IPv6 network, however, aims to resolve many limitations within the current TCP/IP suite, more notably addressing a need for integrated security measures and the streamlining of protocols to minimize overhead. A deep knowledge of the IPv6 architecture is required for engineers at IPv6 as IPv6 continues to evolve as an integral part of एंटरप्राइज नेटवर्क। तो IPv6 के बारे में अभी जरा इसकी डिटेल हम चेक करते हैं। तो इसकी IPv6 हमारे पास है क्या और इसकी डिटेल्स क्या है। Upon completion of this section, you will be able to explain the characteristics of IPv6, explain the IPv6 addressing format and addressing types, describe the process for IPv6 stateless address auto configuration. IPv6 एड्रेस, IPv4 हमारे पास था 32 बिट का, जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज हमारे पास पॉसिबल है उसकी फिगर ये है। लेकिन जो हमारे पास IPv6 है ये हमारे पास 128 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है, और एक ये जो 128 बिट का आईपी एड्रेस हमारे पास है, इसमें जो हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है वो ये फिगर है, जिसको मैं तो एटलीस्ट प्रोनाउंस नहीं कर सकता। Exhaustion of the limited IPv4 address space, IPv6 addressing implemented to resolve address shortage. तो IPv4 में जो टोटल IPs है वो 32 बिट्स की मींस 2 रेज टू द पावर 32, और IPv6 में जो टोटल IPs है वो है 2 रेज टू द पावर 128। तो टोटल हमारे पास इतनी IPs IPv6 में पॉसिबल है। तो IPv6 हमारे पास एक परमानेंट सोल्यूशन है, और आईपी की जो एग्जॉस्शन है, जो आईपी की शॉर्टेज है, उसको परमानेंटली ओवरकम करने के लिए IPv6 को यूज कर दिया जाएगा, अभी भी किया जा रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास इन पैरेलल IPv4 और IPv6 हमारे पास चल रहे हैं। काफी जगहों पे IPv6 को भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लेकिन IPv4 साथ साथ चल रहा है, क्योंकि IPv4 से IPv6 में स्विचिंग के लिए हम इस तरह नहीं कर सकते कि ओवर द नाइट हम कहें कि सुबह उठे हमें कहा जाए कि IPv4 खत्म हो गया, IPv6 पे इम्प्लीमेंट करो। तो जब तक IPv6 की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं होगी, हम IPv6 को यूज कर नहीं सकते। तो अभी इसीलिए IPv4 और IPv6 को इन पैरेलल यूज किया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता से IPv4 को फेज आउट कर दिया जाएगा और IPv6 को यूज किया जाएगा। तो अभी IPv6 की इंट्रोडक्शन और इसका आर्किटेक्चर हम जरा देख लेते हैं कि व्हाट इज IPv6, इसका हेडर क्या है, इसकी एड्रेसेस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसकी डिटेल्स आगे चेक करते हैं। IPv6 header format. IPv6 header has been streamlined to reduce overhead. IPv4 में हमारे पास overhead था, तो उस overhead को IPv6 में जो है वो मिनिमाइज किया गया है, ताकि जो overhead हमारे पास है वो कम से कम हो। इसमें ओवरहेड को कैसे मिनिमाइज किया हुआ है कि हमारे पास एक वर्जन की फील्ड जो कि IPv4 में हमारे पास
वर्जन यहाँ पे 4 होता था, यहाँ पे वर्जन हमारे पास होगा 6। एक हमारे पास है ट्रैफिक क्लास, एक हमारे पास है फ्लो लेवल। ट्रैफिक क्लास बेसिकली यूज किया जाता है फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो ट्रैफिक क्लास हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि किस टाइप की हमारे पास ट्रैफिक होगी। और फ्लो लेवल हमारे पास, ये हमें फ्लो बताएगा कि हमारे पास फ्लो क्या है। और पे लोड लेंथ की जो डाटा हमारे पास है, जो पे लोड है उसकी लेंथ कितनी है। नेक्स्ट हेडर इसकी तरफ आगे डिटेल में आता हूँ। हॉप लिमिट्स के, ये कितने हॉप्स तक हमारे पास ये जाएगा। सोर्स का आईपी एड्रेस मींस IPv6 का एड्रेस 128 बिट का आईपी एड्रेस लगाया जाएगा। और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस 128 बिट्स का डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो है वो लगा दिया जाएगा। सो IPv6 की जो इसका जो एक्सटेंशन हेडर हमारे पास है वो कुछ इस तरह है कि जो हमने नेक्स्ट हेडर की बात की, तो नेक्स्ट हेडर में हमने ये कहा कि मींस मैंने कहा कि आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो ये जो हमारे पास एक्सटेंशन हेडर्स है, ये बेसिकली हमारे पास है नेक्स्ट हेडर्स। ओवरहेड को कम करने के लिए उन फील्ड्स को, IPv4 में से जो फील्ड्स थे जो हर जगह पे यूज किए जाते थे, उन फील्ड्स को निकाल लिया गया जिन फील्ड्स की हमें हर टाइम पे जरूरत नहीं होती। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हमें फ्रेगमेंटेशन की हर टाइम पे जरूरत नहीं होती, हमें IPsec की हर टाइम पे जरूरत नहीं होती। जिन जो भी ऐसे फंक्शंस हमारे पास हैं जिनकी हमें हर एक पैकेट में जरूरत नहीं होती, उनको डाल दिया गया नेक्स्ट हेडर में या एक्सटेंशन हेडर्स में उनको डाल दिया गया। अब जब उनको एक्सटेंशन हेडर्स में डाल दिया गया, अगर आपके पास फ्रेगमेंटेशन नहीं है, आपके पास IPsec नहीं है, तो फिर आप इस तरह करें कि आप इनको यूज ही ना करें। जब भी आपके पास ये आएगी तो आप उनका जो हेडर है, एक्सटेंशन हेडर, वो यहाँ पे ऐड करें, तब उनको ऐड कर दिया जाएगा, इसमें इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज उसको यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा। अब जो अगर हमारे पास फ्रेगमेंटेशन है, अगर आपने फ्रेगमेंटेशन को यहाँ पे ऐड करना है, तो आप एक्सटेंशन हेडर में फ्रेगमेंटेशन का हेडर ऐड करें, तो ये फिर फ्रेगमेंटेशन का काम भी आपके साथ जो है वो आपके पास ये काम भी करेगा। फ्रेगमेंटेशन में ये है कि आपको प्रोटोकॉल बता रहा है कि हमारे पास ये प्रोटोकॉल है, रिजर्व हमारे पास है। बाकी फ्रेगमेंट ऑफसेट और ये आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का हेड जब ऐड हो गया, तो अब ये आपके पास फ्रेगमेंटेशन का काम जो है वो करेगा। अगर फ्रेगमेंटेशन जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये आप ये हेडर ना लगाएं। फ्रेगमेंटेशन जस्ट रिवाइज करता हूँ कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास पैकेट का साइज बड़ा हो और हमारे पास लिंक की बैंडविड्थ कम हो, तो हम उस बड़े पैकेट को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, चंक्स में डिवाइड करते हैं, और फिर उस एक एक फ्रेगमेंट को हम अलग अलग से फॉरवर्ड करते हैं। फिर डेस्टिनेशन पे जब भी पहुंचते हैं, तो फिर उनको दोबारा से रिकम्बाइन करके दोबारा से उससे पैकेट बनाया जाता है। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन हेडर्स। IPv6 का जो एड्रेस आर्किटेक्चर है वो हमारे पास है, हमें पता है कि 128 बिट्स का है। तो 128 बिट्स का जो हमारे पास आर्किटेक्चर है इसका, वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में। क्योंकि 128 डिजिट्स को लिखना, जब हम एक IPv6 का एड्रेस लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि अगर हम वो बिट्स में लिखेंगे तो 128 डिजिट्स लिखना हमारे लिए काफी मुश्किल काम है। तो अगर हम उसको डेसिमल में लिखेंगे तब भी हमारे पास डिजिट्स ज्यादा आएंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए IPv6 के लिए हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को जो है वो सिलेक्ट किया। जब हमने हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को सिलेक्ट किया, हमने इसको कॉलम के जरिए सेपरेट किया। अभी हमारे पास है 2, इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट है। और जब ये एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट है, ये सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट हम ऑलरेडी पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ये 4 बिट्स के हमारे पास इक्वल है, और ये जो हमारे पास है ये भी 4 बिट्स की इक्वल होगा, ये भी। इस तरह हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट हमारे पास 4 बिट्स की इक्वल है। तो फिर चार चार हेक्साडेसिमल डिजिट से हमने एक एक पोर्शन बना लिया। तो हमारे पास ये पहला पोर्शन हो गया, पहला ग्रुप हमारे पास हो गया जिसमें 16 बिट्स है। 16 बिट्स हमारे पास यहाँ पे हो गए, 32 बने, तो इस तरह ये 16 ये हमारे पास 64 बने, और ये बाकी जब हम ये सारे ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो बनेगी वो 128 बिट्स बनेगी। तो अगर हम चेक करें हमारे पास 128 बिट्स के कितने पोर्शन हैं टोटल, हमारे पास 128 के 4 पोर्शन यहाँ पे हेक्साडेसिमल में बना दिए गए। हमारे पास पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन, चौथा पोर्शन, पांचवा पोर्शन, छठा पोर्शन, सातवां पोर्शन और ये 8th पोर्शन। अच्छा, अब ये हमने जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास एक एक सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट चार चार बिट्स की इक्वल है। तो जब हम इसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास ये कुछ इस तरह आएगा। अब हेक्साडेसिमल में, चूंकि हम हेक्साडेसिमल में जो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स इसके लिए बता रहे हैं 32 डिजिट्स, हम सिर्फ हेक्साडेसिमल में हम रिप्रेजेंट करें, तो 128 डिजिट्स को यूज करना वो हमारे लिए काफी मुश्किल काम था। So IPv6 address consists of prefix and identify and interface identifier. Addresses are commonly displayed in hexadecimal format.
जो IPv6 का आर्किटेक्चर उसमें हमारे पास फिर फर्दर जो उसको हमने स्प्लिट किया है लॉजिकली, एक हमारे पास है IPv6 का हमारे पास प्रीफिक्स आएगा, क्या है बाद में देखते हैं उसको, और एक हमारे पास होगा इंटरफेस आइडेंटिफायर, इसको भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना बताऊं कि ये हमारे पास वही है जो हमने बैक एड्रेस की अपनी बात की थी। तो ये हमारे पास है इंटरफेस आइडेंटिफायर और ये हमारे पास है IPv6 का प्रीफिक्स। IPv6 एड्रेस कंडेंसेशन, तो IPv6 अगर हम 32 डिजिट्स को लिखेंगे फिर भी हमारे पास डिजिट्स ज्यादा है, तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि हम इन IP एड्रेसेस को कंडेंस करते हैं। बाकी चीजों को तो हम कंडेंस कर नहीं सकते, लेकिन जीरो हमारे पास एक ऐसी चीज है कि उसको फिर हम इजीली जो है वो कंडेंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक IP एड्रेस है, अगर मैं इसको कंडेंस करना चाहूँ तो कंडेंस में सिर्फ उन पोर्शंस को कर सकता हूँ कि जो या तो पोर्शन कंप्लीट सारे के सारे जीरो, या स्टार्ट में जीरो, क्योंकि स्टार्ट में जो हमारे पास वैल्यू है जीरो उसकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। दरमियान में अगर हमारे पास जीरो है तो हम उनको कंडेंस नहीं कर सकते। जैसे अगर हम 2001 हमारे पास है, अगर हम इससे डबल जीरो यहाँ से हटा देंगे तो ये तो हमारे पास 21 हो जाएगा, इसकी अपनी वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी, तो इसीलिए हम दरमियान में जीरोस को कंडेंस नहीं कर सकते, तो हमने 2001 हमने नीचे ऐसे ही लिख दिया। अब अगर हम यहाँ से सेकंड पोर्शन से इस जीरो को हटा दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्ट में जीरो की कोई अहमियत नहीं होती, तो हमने DB8 हमने लिख दिया। अब ये हमारे पास जो चार जीरो है, इन चारों जीरो की जगह पे मैंने यहाँ पे जीरो लिख लिया, इन चार जीरो की जगह पे मैंने एक जीरो लिख दिया, इन चार जीरो की जगह पे मैंने एक जीरो, और इन चार जीरो की जगह पे मैंने एक जीरो लिख दिया, और इसी तरह यहाँ से मैंने इस जीरो को हटा के 346 लिख दिया। तो मेरे पास आईपी जो वो थोड़ा सा कंडेंस तो हो चुका है। अब इस जीरो का मतलब है कि यहाँ पे चार जीरोस होंगे, इसका मतलब है चार जीरोस होंगे, इसका मतलब है चार जीरोस, इसका मतलब है चार जीरोस। ये हमारे पास तीन डिजिट है, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट साइड हमारे पास है वहां पे हमारे पास फोर्थ जीरो होगा, और बाकी हमारे पास ये कंप्लीट है और ये भी हमारे पास कंप्लीट है। इस तरह यहाँ पे तीन डिजिट है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक जीरो जो है वो होगा। अब अगर हमें इसको फर्दर कंडेंस करना हो, फर्दर भी हम इसको कंडेंस कर सकते हैं कि जो हमारे पास कंसेक्यूटिव जीरोस होते हैं उन सारे जीरोस को रिमूव करके आप डबल कॉलन लगा दें। सॉरी, जब आप डबल कॉलन लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, चार पोर्शन हो गए। आपके पास चार पोर्शन फर्दर रहते हैं क्योंकि टोटल 8 पोर्शन होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो डबल कॉलम हमने यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे हमने चार पोर्शंस को इंटीग्रेट किया हुआ है, यहाँ पे चार पोर्शन सारे के सारे हमारे पास जीरो है। और एक बात याद रखिए कि हम एक आईपी एड्रेस पे सिर्फ एक दफा डबल कॉलम जो है वो लगा सकते हैं। उसका रीजन हमारे पास ये है, उसका रीजन मैं आप लोगों को थोड़ा सा वर्ड में बताता हूँ। उसकी तरफ मैं आता हूँ एमएस वर्ड की तरफ। मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन किया। अब मैं जब मैं एमएस वर्ड को मैंने ओपन किया, इस एमएस वर्ड में मैं आपके लिए एक सिंपल आईपी एड्रेस लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 2001। सिमिलरली आप कुछ भी दरमियान में लिखें, मैं यहाँ पे एक पोर्शन डालता हूँ 0 0 0, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास है 5 4, ये कुछ हमारे पास है 0 0 0। अब हमारे पास पोर्शंस हो गए हैं 2 4 6 8 हमारे पास पोर्शंस हो गए हैं। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करता जाऊं, फिर मैं इसकी तरफ बाद में आऊंगा। अब अगर मैंने इसको कंडेंस करना हो तो मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे जीरो का एक पोर्शन जो है वो कंडेंस कर सकते हैं, मींस डबल कॉलन लगा सकते हैं। अब या तो हम इसकी जगह पे डबल कॉलन लगाएंगे या हम इसकी जगह पे डबल कॉलन लगाएंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जीरोस जहां पे ज्यादा हो वहां पे हम डबल कॉलन लगाते हैं, दूसरी जगह पे हम डबल कॉलन नहीं लगाते। उसका रीजन हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे डबल कॉलन लगा दिए और 4 5 4 3 और मैंने यहाँ पे डबल कॉलन लगा दिए, अब इसमें हमें एक कंफ्यूजन होगी। कंफ्यूजन क्या होगी कि हमारे पास 1 2 3 पोर्शन हमारे पास है, 5 पोर्शन हमारे पास जीरो है। अब जो 5 पोर्शंस हमारे पास जीरो है, हमें ये कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरो के पोर्शंस हैं और यहाँ पे हमारे पास कितनी जीरोस के पोर्शंस हैं। अब ये पॉसिबल है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जीरो का पोर्शन हो और यहाँ पे चार जीरो के पोर्शंस हो, यहाँ पे दो जीरो के पोर्शंस हो और यहाँ पे तीन जीरो के पोर्शंस हो, यहाँ पे तीन जीरो के पोर्शंस हो और यहाँ पे हमारे पास दो जीरो के पोर्शंस हो, यहाँ पे चार जीरो के पोर्शंस हो और यहाँ पे हमारे पास एक जीरो का पोर्शन। तो हमारे पास ये चांसेस है। अब हमें यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, यहाँ पे हमारे लिए एक एम्बिग्युइटी हमारे सामने आई है। तो इस एम्बिग्युइटी को, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने ये कहा है कि जब हमने डबल कॉलम्स लगाने होंगे तो डबल कॉलम्स हमने सिर्फ एक ही जगह पे लगाने हैं IPv6 में, दो जगहों पे या दो से ज्यादा जगहों पे हम ये डबल कॉलम्स जो है वो नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो हमारे पास ज्यादा जीरोस थे 3 जीरोस और यहाँ पे हमारे पास 2 जीरोस हैं,
तो हमने 3 जीरोस की जगह पे डबल कॉलम्स लगा दिए और यहाँ पे आप 0 और 0 को इसी तरह ही लिख लें। तो अब हमारे पास टोटल जो है वो कितने पोर्शंस है, 1 2 3 4 5 हमारे पास ये पोर्शंस, 3 पोर्शंस हमारे पास रह गए, वो हमारे पास ये बन जाएंगे। अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास ये भी 0 हो। अब इस जीरो की केस में हमने तो पहले कहा है कि हम डबल जीरो तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अब हमारे पास ये पॉसिबल हमें ये कंफ्यूजन है कि 3 जीरोस हमने जब यहाँ पे लगा दिए, 3 जीरोस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे हमने कितने जीरोस लगा रहे हैं और यहाँ पे कितने जीरोस लगा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होगी। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक जगह पे डबल कॉलन लगा दिया और दूसरी जगह पे आप जीरो इसी तरह लगा दें। ये हमारे पास बना है कितना, 0.234 5 6 7 8, ये ज्यादा हो गया। अब हमारे पास ये बन गया कंडेंस्ड फॉर्म में IPv6 एड्रेस। ये हमारे पास बन गया कंडेंस्ड फॉर्म में IPv6 एड्रेस। तो आईपी कंडेंसिंग की हमें समझ आ गई है कि हमने आईपी को किस तरह कम करना है कि उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कम हो और उसको हम इजीली रिप्रेजेंट और इजीली हम उसको लिख सकें। IPv6 एड्रेस रिजर्वेशन, कुछ आईपी एड्रेसेस को रिजर्व किया गया है। एड्रेस रेंजेस हैव बीन एलोकेटेड इन IPv6 फॉर यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट along with special addresses for operational support। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखें कि हमारे पास IPv6 में ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग हमारे पास नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास मल्टीकास्टिंग और यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस होते हैं और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस हैं वो IPv4 में होते हैं, लेकिन IPv6 में हमारे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस नहीं होते क्योंकि IPv6 जो है ये ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। So address ranges have been allocated in IPv6। ये हमारे पास डिफरेंट इसकी रेंजेस हैं, इनको एलोकेट किया गया है। स्टिल हमारे पास काफ़ी ऐसे आईपी एड्रेसेस हैं जिनको हमने अभी तक यूज़ नहीं किया और अभी फर्दर इंशाल्लाह ओवर द टाइम आईपी एड्रेसेस को डिफरेंट जगहों पे उनको रिजर्व कर दिया जाएगा। तो हमारे पास जो पहला जो रेंज है आईपी एड्रेस का, दैट इज 2000:/3। :/3 का मतलब ये जो /3 ये बेसिकली हमें ये बताता है, मास्क बताता है। मींस हमारे पास लेफ्ट साइड पे पहले 3 बिट्स जो है वो सेम होने चाहिए, बाकी हमारे पास आगे कुछ भी हो तो ये हमारे पास है करंट ग्लोबल यूनिकास्ट रेंज। और अगर हमारे पास पहले 32 बिट्स ये हो 2001:0DB8:/32, बाकी आगे जो है वो कुछ भी हो, लेकिन पहले 32 बिट्स हमारे पास जब ये हो, इनको रिजर्व रखा गया है फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस रेंज, लिंक लोकल यूनिकास्ट की तरफ हम बाद में आएंगे, लेकिन जो उसकी रेंज हमारे पास है दैट इज FE80:/10 मींस जो पहले 10 बिट्स हमारे पास है। 10 बिट्स का मतलब है कि 4 बिट्स हमारे पास ही हो जाएंगी, 4 बिट्स हमारे पास ही हो गए, 8 बिट्स और 8 हेक्साडेसिमल में जब हम 8 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 0100 हमारे पास, सॉरी 8 जब हम रिप्रेजेंट करेंगे 1248 1000 हमारे पास आएगा, तो 1000 में हमारे पास एक बिट ये आ गया और एक जीरो आ गया, तो 10। तो इसका मतलब ये है कि FEF हमारे पास है 4 टाइम्स 1 और ये हमारे पास है 3 टाइम्स 10, तो इसका मतलब है कि 7 टाइम्स 1 और फिर 0 और फिर हमारे पास 1 और 0, तो टोटल हमारे पास 10 बिट्स हो गई। ये बिट्स हमारे पास सेम होनी चाहिए, तो ये हमारे पास बनेगा लिंक लोकल एड्रेस। और मल्टीकास्ट एड्रेस की रेंज हमारे पास स्टार्ट होती है FF00:/8 से। इसका मतलब है कि पहले जो 8 हमारे पास बिट्स है, पहले ये 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स ही FF होनी चाहिए, आगे हमारे पास कुछ भी हो तो ये हमारे पास बनता है मल्टीकास्ट एड्रेस मल्टीकास्ट एड्रेस की जो रेंज है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होती है। अनस्पेसिफाइड हमारे पास है कॉलन, जब इसका मतलब जैसे हमने पहले कहा था IPv4 में कि जब हमारे पास सारे के सारे बिट्स 0 हो तो 0.0.0.0 हमने कहा था कि दैट इज अनस्पेसिफाइड एड्रेस या दैट इज एनी कास्ट एड्रेस। तो यहाँ पे भी हमारे पास वही है कि जब हमारे पास सारे के सारे जरूर हो तो इसका मतलब है अनस्पेसिफाइड एड्रेस। इसका मतलब है कि हमने कोई एड्रेस को, आईपी एड्रेस को हमने स्पेसिफाई नहीं किया। ये वही उसी तरह है जैसे हमने वहां पे एनी कास्ट आईपी का जिक्र किया था। और जो कॉलन 1/128, इसका मतलब है कि पहले सारे के सारे हमारे पास जीरो हो और अगर ये लास्ट डिजिट हमारे पास 1 हो तो लास्ट बिट हमारे पास 1 हो, तो इसका मतलब ये है हमारे पास ये है लूप बैक एड्रेस। तो ये हमारे पास कुछ रिजर्व रखे गए हैं। जो करंट ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है वो आईपी है जो एक एक सिस्टम को एलोकेट की जाती है। और जो लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस है, जैसे
हमने हर एक इंटरफेस की आईपी के बारे में IPv4 में डिस्कस किया था। तो IPv4 में जब हमने वहां पे डिस्कस किया था, जब हमारे पास आईपी एड्रेस उसको एलोकेट कर दिया जाता है तो वो फिर कम्युनिकेट करता है। लेकिन अगर हमारे पास मतलब अगर हमें बैक एड्रेस का पता ना हो तो वो ब्रॉडकास्टिंग बेच देता है। लेकिन हमने पहले कहा कि यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्टिंग का चक्कर नहीं होता, तो हर एक डिवाइस ने क्या करना है, हर डिवाइस अपने लिए एक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस जो है वो फाइंड आउट करता है। कैसे फाइंड आउट करता है उसकी डिटेल्स आगे देखते हैं। लेकिन जब वो एक लिंक लोकल आईपी एड्रेस फाइंड करेगा तो वो उस आईपी को सिर्फ और सिर्फ उस डायरेक्ट लिंक पे, डायरेक्ट कनेक्शन पे, मीन्स जो उसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है उस लिंक पे, सिर्फ वहां पे कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकता है। बाकी ग्लोबली वो इस आईपी को ग्लोबली उसको यूज नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास बेसिकली उस केस में यूज किया जाता है कि जब हमारे पास किसी इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन ना हुआ हो, तो वो क्या करता है कि जब वो कम्युनिकेशन करता है वो अपना लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस फाइंड करता है, और उसके बाद फिर वो उस लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस से उस लिंक पे लोकली कम्युनिकेट करता है। जैसे हमारे पास बैक एड्रेसेस कम्युनिकेट करते हैं लोकली, तो इस तरह ये भी हमारे पास लोकली वहां पे कम्युनिकेट करता है, लेकिन सिर्फ उस लिंक पे कम्युनिकेट करता है, उस लिंक के अलावा कहीं और कम्युनिकेट नहीं करता। IPv6 एड्रेसिंग हमारे पास जो यूनिकास्ट एड्रेसेस है, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस प्रीफिक्सेस आर यूज्ड फॉर पब्लिक नेटवर्क्स। हमारे पास जो 2001 का हमारे पास है, इसको यूज किया गया है फॉर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। मींस एक हर एक डिवाइस को, हर एक सिस्टम को एक एक पब्लिक आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया जाएगा और उसको वो यूज करेगा इन पब्लिक डोमेन। प्रीफिक्स रेंजेस आर रिजर्व्ड फॉर वेरियस आईपी ट्रांसमिशन मेथड। जो प्रीफिक्स रेंजेस है उनको पहले से रिजर्व रखा गया है। तो ये हमारे पास जो इसके लिए ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है उसके लिए हमारे पास है 48 बिट्स, और 16 बिट्स हमारे पास इसको रिजर्व रखा गया है फॉर सबनेट आईडी। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास, आप यूज समझ ले, कंसीडर कर ले कि ये आपके पास दुनिया में एक रीजन है, और उस रीजन में आपके पास ये उस रीजन में जो नेटवर्क है वो आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस रीजन में जो नेटवर्क है उसमें जो एक सिस्टम है, ये उस सिस्टम की जो 64 बिट्स है, ये उस सिस्टम की स्पेसिफिक 64 बिट्स है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपने जाना होगा रीजन पे, फिर आपने उस रीजन पे जाना होगा उस नेटवर्क पे, और उस नेटवर्क पे जाने के बाद फिर आपने जाना होगा उस सिस्टम तक। तो उस सिस्टम तक आप हमने इंटरफेस आईडी से पहुंचते हैं। जो इंटरफेस आईडी है ये चले इसको आगे देखते हैं कि इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने डिवाइड किया यहाँ पे 3 पोर्शंस में। एक हमारे पास है 48 बिट का ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, और 16 बिट का हमारे पास है सबनेट आईडी, और 64 बिट्स हमारे पास है इंटरफेस आईडी, जो कि मैक एड्रेसेस को यूज करेगा, और इसको हम आगे जरा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस। ये जो नेक्स्ट हमें आईपी गिवन है, ये आईपी हमारे पास है लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस, और ये भी हमारे पास हर एक इंटरफेस का एक यूनिक एड्रेस होता है, क्योंकि इस एड्रेस को फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग बैक एड्रेस। तो चूंकि हमारे पास बैक एड्रेसेस पूरी दुनिया में यूनिक होते हैं, तो जब हम लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस फाइंड करेंगे, जब एक सिस्टम अपने लिए पहली कम्युनिकेशन के लिए लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस को फाइंड करेगा, तो चूंकि बैक एड्रेसेस यूनिक है और ये बैक एड्रेसेस को ही उसमें इम्बेड करेगा, तो बैक एड्रेस इम्बेड करने की वजह से हमारे पास ये जो आईपी होगा ये भी हमारे पास यूनिकास्ट होगा। तो ये हमारे पास है जो लिंक लोकल यूनिकास्ट एड्रेस है, और ये हमारे पास है जो पब्लिक यूनिकास्ट एड्रेस है, ये वो एड्रेस है। IPv6 एड्रेस मल्टीकास्ट। हमारे पास एक दूसरी जो आईपी की कास्टिंग है, दैट इज मल्टीकास्ट। चूंकि ये ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता, तो मल्टीकास्ट के लिए जो रिजर्व रखा गया है, अब जो मल्टीकास्टिंग हमारे पास होगी, या तो वो राउटर्स में होगी या वो मल्टीकास्ट नोड्स में होगी। तो राउटर्स को अलग से एक मल्टीकास्ट ग्रुप मिलेगा, और जो नोड्स हमारे पास है वो अलग से एक मल्टीकास्ट एड्रेस पे कम्युनिकेट करेंगे। सो मल्टीकास्ट एड्रेसेस आर डिस्टिंग्विश्ड बाय FF00:8। हमने इसके जरिए जो प्रीफिक्स है उसका हमने ये रखा है कि पहले 8 बिट्स हमारे पास FF होनी चाहिए, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा मल्टीकास्ट को। तो मल्टीकास्ट में अगर हमने फाइंड आउट करना है नोड्स के लिए मल्टीकास्ट ग्रुप, तो वो हमारे पास FF02, उसकी पहले जो 16 बिट्स है वो ये होंगे, दरमियान में सारे के सारे जीरो, और ये जो 1 हमारे पास है ये इसकी हमारे पास लास्ट बिट है। जब लास्ट बिट हमारे पास इसकी और होगी, तो ये हमारे पास बनेगा ऑल नोड लिंक लोकल एड्रेस।
ऑल नोड के लिए जो हमारे पास जो लिंक लोकल के लिए जो मल्टीकास्ट ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा। और अगर राउटिंग के लिए हमने कोई मल्टीकास्ट ग्रुप बनाना हो तो वो एफ को तो यूज करेगा ही करेगा, 0 to बाकी तो सारी चीजें सेम होगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि लास्ट बिट हमारे पास 1 था तो 2 के लिए हमारे पास लास्ट बिट 0 और जो सेकंड लास्ट है वो 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो लास्ट 2 बिट्स है दैट विल बी 1 and 0। तो ये जो अगर कोई इस टाइप का आईपी एड्रेस होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास है राउटर्स के लिए जो मल्टीकास्ट ग्रुप है वो हमारे पास ये है। Select multicast address groups are reserved for protocol use. IPv6 addressing Anycast. Anycast allows multiple instances of a service to be associated with a single address, enabling a variety of service applications. एज एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फेसबुक है, फेसबुक हम हर जगह पे यूज करते हैं, हमारे पास फेसबुक है। अब फेसबुक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि उनका जो सर्वर है वो मौजूद है अमेरिका में। अब बार बार जब भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो उसी अमेरिका के सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जाएगी। तो उसके लिए IPv6 में ये किया गया है कि आप हर दफा वो रिक्वेस्ट अमेरिका पे ना भेजिए, अमेरिका के पास वो रिक्वेस्ट फेसबुक का जो सर्वर है उसके पास ना भेजिए, बल्कि आप हर एक जोन में फॉर एग्जांपल आप जोनल वाइज जो है वो फेसबुक का सर्वर जो है वो रख लें। उनकी फेसबुक सर्वर जब आप रखेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास अमेरिका में है और ये आपके पास पाकिस्तान में है, तो इसकी आईपी और इसकी आईपी आपके पास जो है वो सेम होगी। अब एनीकास्ट एड्रेसिंग में ये होगा कि जब आप यहाँ से जोन एक्स से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो अमेरिका से कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो अमेरिका के पास जाएगी, और जब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आईपी आपके पास फेसबुक का सेम ही होगा, लेकिन वो पहले ढूंढेगा कि ये आईपी आपके पास इस जोन में मौजूद है या नहीं है। और अगर इस जोन में आपकी ये आईपी मौजूद हो तो फिर इसी जोन के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी ताकि जो कम्युनिकेशन है वो हमारी कम्युनिकेशन फास्ट हो, जो हमारे पास ट्रांसमिशन डिले हमारे पास है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वो हमारे पास कम से कम हो। तो इस तरह अगर फॉर एग्जांपल चाइना से कोई रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है, तो चाइना के लिए जो सबसे करीब सर्वर होगा फेसबुक का वो रिक्वेस्ट फिर वहां पे भेजी जाएगी। So Anycast allows multiple instances of a service to be associated with a single address, enabling a variety of service applications. IPv6 stateless address auto configuration. Hosts are capable of generating IPv6 address independently. जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया लिंक लोकल एड्रेस को कि हर एक होस्ट अपने लिए एक आईपी एड्रेस जो है वो खुद फाइंड कर सकता है। उसके लिए वो क्या करेगा कि ये होस्ट इसने सबसे पहले राउटर सोलिसिटेशन का मैसेज भेजा, इसने इस राउटर को मैसेज भेजा कि यहाँ पे हमारे पास कोई राउटर मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो जब इसने मैसेज भेजा वो ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट एड्रेस पे हमने कहा था कि फॉर ऑल राउटर इसने वो एड्रेस भेजा, और जब इसने ये एड्रेस भेजा फिर ये राउटर इस राउटर सोलिसिटेशन मैसेज के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट अपनी जो है वो करेगा दोबारा से। तो इसलिए ये हमारे पास आईसीएमपी का मैसेज इसने भेजा, लेकिन डेस्टिनेशन उसने राउटर के लिए भेजी, दैट इज राउटर सोलिसिटेशन मैसेज। उसके बाद राउटर जो रिस्पांस भेजेगा वो रिस्पांस भेजेगा नोड्स के लिए ताकि नोड्स को पता चले। तो उससे जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो मल्टीकास्ट इस ग्रुप पे भेज दिया, और जब वो इस ग्रुप पे मल्टीकास्ट एड्रेस भेजेगा सो इस होस्ट को पता चला कि यहाँ पे हमारे पास एक राउटर मौजूद है, तो वो इस राउटर को फिर आगे रिक्वेस्ट भेजेगा। स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टाइजमेंट के मैसेजेस जो हैं वो ज़रूरी हैं, और ये याद रखें कि ये राउटर सोलिसिटेशन और जो राउटर एडवर्टाइजमेंट्स हैं ये ICMP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। और ICMP में हमने IPv4 में टाइप की फील्ड की बात की, टाइप और कोड की। हमारे पास जो टाइप की फील्ड है, अगर टाइप फील्ड की वैल्यू हमारे पास 132 हो तो जो कि हमारे पास ICMP नेटवर्क लेयर पे है, तो ये डाटा लिंक लेयर पे जो टाइप की फील्ड है ये इस वैल्यू को सेट करेगा। और अगर टाइप की फील्ड की वैल्यू हमारे पास 134 हो तो इसका मतलब ये है कि डाटा लिंक लेयर पे जो हमारे पास फ्रेम है जो टाइप की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये होगी। तो राउटर सोलिसिटेशन के लिए वो टाइप की फील्ड को यूज करता है 133, और उसके लिए राउटर एडवर्टाइजमेंट्स के लिए ये यूज करता है 134। राउटर जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स करता है पीरियोडिकली भी एडवर्टाइजमेंट्स करता है, और जब इसके पास किसी होस्ट की तरफ से राउटर सोलिसिटेशन का मैसेज आता है तो तब भी वो ये जो मैसेजेस है ये फॉरवर्ड करता है। अब फॉर एग्जांपल एक सिस्टम ने राउटर को राउटर सोलिसिटेशन का मैसेज भेजा, तो जो राउटर एडवर्टाइजमेंट का मैसेज आएगा राउटर एडवर्टाइजमेंट की मैसेज में राउटर ने अपनी प्रीफिक्सेस बताने हैं कि मैं इन प्रीफिक्सेस को यूज कर रहा हूँ।
तो सोर्स क्या करेगा, फिर सोर्स उन प्रीफिक्सेस को यूज करेगा और अपना मैक एड्रेस यूज करेगा और प्रीफिक्सेस के साथ अपना मैक एड्रेस उसको एक्सटेंड करके एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर आगे हम उसको देखेंगे कि 64 बिट का मैक एड्रेस ये कैलकुलेट करेगा और 64 बिट का इसके पास प्रीफिक्स आएगा राउटर की तरफ से। तो वो उन 64 बिट्स को और जो इसने कैलकुलेट किया OU जो EUI है एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेगा, कंबाइन करेगा, तो इसके पास 128 बिट्स का एक यूनिक आईपी एड्रेस आ जाएगा। बट ये अच्छा ये काम इसीलिए हो रहा है कि अगर हम इसमें हम अगर DHCP को यूज ना भी करें तो होस्ट जो है विदाउट यूजिंग DHCP यहाँ पे अपने लिए एक एड्रेस जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है, एक फाइंड आउट कर सकता है। अब अगर आपके पास एक DHCP जो है वो यूज हो रहा है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो फिलहाल हम उसकी तरफ DHCP की तरफ नहीं जाते, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस और उसकी जो पैरामीटर्स है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं लेक्चर में। तो फिलहाल चूंकि एक दफ़ा ये दोबारा सुने, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में जब सिस्टम ने राउटर सोलिसिटेशन का मैसेज भेजा तो राउटर सोलिसिटेशन का मैसेज भेजने के बाद राउटर ने राउटर एडवर्टाइजमेंट का मैसेज भेजना है जिसमें वो अपने प्रीफिक्सेस को राउटर सिस्टम के साथ जो है वो शेयर करता है। जब सिस्टम के पास प्रीफिक्सेस आ जाते हैं 64 बिट की प्रीफिक्स वैल्यूज आएंगी इसके पास, उसके बाद वो 64 बिट्स जो है वो फर्दर ऐड करेगा अपने मैक एड्रेसेस, जो इसका जो मैक एड्रेस है वो चूंकि 48 बिट्स का है तो उस 48 बिट से इसने 64 बिट्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे कैलकुलेट करने हैं वो आगे देखते हैं। तो फिर वो उन 64 बिट्स को इसके साथ एम्बेड करेगा तो इसके पास 128 बिट का एक आईपी एड्रेस जो है वो आ जाएगा। और ये एड्रेस आने के बाद अच्छा ये सबसे पहले ये देखिए कि EUI जो एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर जो 64 EUI 64 जो है जो 64 बिट का हमारे पास यूज समझ लिए कि इंटरफेस आईडी है या 64 बिट का मैक एड्रेस है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक सीक्वेंस याद रखनी है। आपको ये याद रखना है FFFE, ये वाला ये चीज आपने याद रखनी है। FFFE का मतलब है, F का मतलब है 4 1, इसका भी मतलब है 4 1, तो इसका मतलब है 4 + 4 आपके पास 8 1 ये हो गए हैं। आपके पास ये 4 1 और ये आपके पास है 1 1 1 0, इसका मतलब ये है आपके पास ये हो गए 4 + 3 7 1 और आपके पास एक 0, तो आपके पास टोटल ये हो गए हैं 8 + 7 15 1 और एक आपके पास 0। अच्छा अब करना क्या है, करना ये है कि आपके पास जो मैक एड्रेस है 48 बिट्स का, इसको चूंकि हमें पता है कि एक OUI है और एक असाइंड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने इन 24 और 24 बिट्स को अलग किया। ये हमारे पास वो फ्लैग बिट्स है, इसको फिलहाल हम यहाँ पे फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करता, बाद में डिस्कस करता हूँ। लेकिन फिलहाल हमने क्या किया, हमने इनको यहाँ पे दो पोर्शंस में डिवाइड किया, 24 + 24 बिट्स। तो ये हमारे पास जो 24 बिट्स है और ये 24 बिट्स, इन दोनों 24 बिट्स के दरमियान में हमने यहाँ पे जो FFFE का जो सीरीज पढ़ा ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ पे 16 बिट्स ऐड की, जो 15 वंस हमारे पास आए वो और एक हमारे पास 0, इसको हमने यहाँ पे ऐड किया। अच्छा, a host MAC address is injected with 16-bit FFFE, हमने ये फिर FFFE इसके अंदर इंजेक्ट किया वैल्यू, as well as the 7th bit is negated, और जो हमारे पास 7, अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये 7th और ये हमारे पास है 8 बिट, जो 7th और 8 बिट्स हमारे पास है इनको फ्लैग्स के लिए यूज किया जाता है टू जनरेट 64 बिट इंटरफेस आइडेंटिफायर फॉर दी IPv6। जो 7 हमारे पास फ्लैग है दैट इज 0, हमने इसको 1 करना है। इसको 1 करने का मकसद ये है कि हम ये बता रहे हैं कि अभी जो हमारे पास ये आईपी एड्रेस, जब हम इसको एम्बेड करेंगे, जब हम हमारे पास आईपी एड्रेस आएगा दैट विल बी अ ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। तो ये 1 हमें बता रहे हैं कि हमारे पास ये जो आईपी है दैट इज अ ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। IPv6 Stateless Address Auto Configuration, DAD। DAD stands for Duplicate Address Detection। अगर आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास ये जो आपने IP एड्रेस आपने अभी फाइंड आउट कर लिया, क्या ये IP एड्रेस उस नेटवर्क में कोई और भी यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि DAD को इनिशिएट करते हैं, मींस डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन मैकेनिज्म को हम इनिशिएट करते हैं। उसमें क्या है कि आपके पास ये जो होस्ट है, अब चूंकि होस्ट ने अभी सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या ये आईपी किसी और सिस्टम के पास है या नहीं है, तो इसने नेबर सोलिसिटेशन का मैसेज भेजा और ये जो इसकी टाइप की वैल्यू है ICMP की दैट इज 135। सोर्स इसने कहा कि मेरे पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, 000 सारे के सारे 0।
डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसने अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया, और डाटा इसने कहा डाटा इक्वल्स टू डेस्टिनेशन इसने अपना आईपी एड्रेस नहीं, डेस्टिनेशन इसने FF02, और ये FF का मतलब है कि जो पहले 8 बिट्स हमारे पास है वो FF है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक मल्टीकास्ट ग्रुप है। तो इसने ये एक मल्टीकास्ट का मैसेज सेंड किया, और जब मल्टीकास्ट का मैसेज सेंड किया इसने उसमें अपना आईपी एड्रेस डाटा में मेंशन किया, और क्वेरी में कहा कि इज दिस एड्रेस इन यूज। तो अब अगर ये आईपी एड्रेस यहाँ पे कोई और भी यूज कर रहा है, इसको ये आईपी एड्रेस फिलहाल टेंटेटिव मिला हुआ है, तो जब इसने नेबर सब्स्टिट्यूशन का मैसेज भेजा, यहाँ से अगर किसी और से इसको रिस्पांस आया और उसने बता दिया इन ICMP टाइप 136 सोर्स, इसने मींस जो इसकी आईपी है वो इस सोर्स की भी आईपी है, तो इसने अपना आईपी एड्रेस लगा दिया, डेस्टिनेशन इसने दोबारा से जो मल्टीकास्ट है वो लगा दिया, और उसके बाद डाटा इक्वल्स टू इसने कहा कि ये आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ, रिप्लाई में इसने भेजा आई एम यूजिंग दिस। तो इसका मतलब ये है कि हमने अगर फाइंड आउट करना हो कि ये आईपी एड्रेस कोई और भी यूज कर रहा है, तो उसके लिए हमने आईपी एड्रेस स्टेटलेस ऑटो एड्रेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन का ये जो मैसेज है, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन प्रोसेस के जरिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने ARP में ग्रेटिशियस या ग्रेटिटियस जो हमारे पास ARP था, उसको जब हमने इनिशिएट किया था फॉर डुप्लीकेट आईपीज, तो ये भी हमारे पास उसी तरह काम कर रहा है। What is the smallest condensed IPv6 value possible for the address? आपके पास ये 2001 है, आप यहाँ से एक जीरो हटा देंगे और इन सारे जीरोस को आप इसकी जगह पे डबल कॉलन लगा दें, और इस जीरो को आप हटा देंगे, आपके पास 32A आ जाएगा, और 2D70 ये आपके पास कंप्लीट आएगा। तो ये इस तरह हमने क्या किया, इन सारे जीरोस की जगह पे हमने दो कॉलम्स लगा दिए, एक इस जीरो को जो स्टार्ट में है इसको हटा दिया, और इस जीरो को जो स्टार्ट में है इसको भी हटा दिया। How is it possible for an station to independently generate an IPv6 address? तो हर एक एड स्टेशन क्या करता है कि वो सबसे पहले राउटर एडवर्टीजमेंट्स राउटर सोलिसिटेशन का मैसेज अपने मींस जब उसके पास राउटर इंफॉर्मेशन अपना प्रीफिक्स भेजता है, तो उस प्रीफिक्स के साथ EUI अपना फाइंड करके उसको उसके साथ इंटीग्रेट कर लेता है, तो हर एक सिस्टम के पास एक इंडिपेंडेंट यूनिक आईपी एड्रेस जो है वो आ जाता है। अभी इसकी प्रैक्टिकल्स की तरफ हम थोड़ा सा आते हैं कि जो सिस्टम है, अब राउटर है या सिस्टम में कोई भी इंटरफेस अपना आईपी एड्रेस है वो कैसे जनरेट करता है और वो हमारे पास क्या होता है। तो अभी ENSP की तरफ हम थोड़ा सा आते हैं, उसको वहाँ पे देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दो राउटर्स लगाता हूँ, फिर उनके दरमियान में IPv6 को हम इनेबल करके उसको कॉन्फ़िगर करता हूँ। दो राउटर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए, इनके दरमियान में मैंने ये लिंक जो है ये बिछा दिया, और ये लिंक के बाद मैंने इनको ऑन किया। डिवाइस जो है ये अब ऑन होने में थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, और ऑन होने के बाद मैं इनको IPv6 स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं इनकी इनेबल करता हूँ, उसको मैं चला लेता हूँ। सबसे पहले आप जाएं सिस्टम व्यू पे। सिस्टम व्यू पे जाने के बाद अभी आपके पास यहाँ पे IPv6 इनेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे फिलहाल IPv6 राउटर पे IPv6 को इनेबल करें। IPv6 कमांड चलाने के बाद हमने क्या किया, हमने IPv6 प्रोटोकॉल को इस पे इनेबल किया, और अब चूंकि हमारे पास इंटरफेसेस हैं, अच्छा डिस्प्ले IPv6 आप अगर चेक करना चाहें, आप डिस्प्ले IPv6 कमांड को अगर चेक करना चाहें तो IPv6 इंटरफेस पे जाएं, लेकिन फिलहाल हमने जो कि इंटरफेस को कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो मैं स्टैटिस्टिक्स को देख लेता हूँ। फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी मेरे पास जो इंटरफेसेस है अभी तक मैंने उनको IP एड्रेसेस जो है IPv6 के वो असाइन नहीं किए। तो आप जाएं इंटरफेस, दोनों मेरे पास जो राउटर्स हैं उनके 0x0x1 0x0x0 इंटरफेसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड है, तो मैं इन्हीं इंटरफेसेस को IP एड्रेसेस जो है वो एलोकेट करता हूँ। अब क्या करेंगे, जब हमने IP एड्रेस देना हो तो सबसे पहले आपने IPv6 इनेबल की कमांड चलानी है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन मार्क करें, आपको ये यहाँ पे बता रहे हैं कि आप इनेबल की कमांड चला लें, तो आप इसको इनेबल करें। इनेबल करने के बाद आप IPv6 पे, अब चूंकि आपने अब IP एड्रेस देना है, तो IPv6 की कमांड चलाने के बाद चूंकि हमने एड्रेस देना है, तो अब आप जाएं एड्रेस की तरफ। एड्रेस पे जाने के बाद अगर आपको फिर कंफ्यूजन हो तो आप जाएं क्वेश्चन मार्क करके ऑटो पे चले जाएं।
जब आप ऑटो को यहाँ पे ऑटो लिख लेंगे कमांड, उसके बाद आपके पास है लिंक लोकल की। अब मैं इस इंटरफेस पे लिंक लोकल IPv6 एड्रेस को जो वो इनेबल करना चाह रहा हूँ। लिंक लोकल की कमांड चलाने आप इंटर करें, आपके पास कमांड जो है कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, जब मैंने ये कमांड दे दी, कमांड देने के बाद अब सबसे पहले आप करें डिस्प्ले IP डिस्प्ले इंटरफेस ETH 0x0x0। यहाँ पे मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास इस राउटर का, इस इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास ये वाला इंटरफेस मैक एड्रेस है। मैं अब यहाँ पे IPv6 की जो इंटरफेस मैंने, जिसको मैंने IPv6 एड्रेस दिया हुआ है, अब मैं वो जरा चेक करता हूँ। तो डिस्प्ले IPv6 इंटरफेस, कौन सी इंटरफेस को, ETH 0x0x0 को मैंने जो IPv6 एड्रेस दिया हुआ है मैं वो चेक करता हूँ। हमारे पास ये इसका IPv6 एड्रेस है। और अभी अगर हम इसको चेक करें तो जो हमने कहा था, जो हमने बातें की थी कि जो मैक एड्रेस है उसको इसमें एम्बेड किया जाता है, उसको ज़रा चेक करते हैं। यहाँ से फ्रॉम राइट 5C53, तो ये 5C53, उसके बाद है E1 तक तो हमारे पास यहाँ तक सेम है। इसका मतलब है कि ये 24 बिट्स हमारे पास यहाँ पे एम्बेड हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है E1 के बाद फिर हमारे पास है 8-9, लेकिन 8-9 हमारे पास यहाँ पे है, इसके दरमियान में FFFE को एम्बेड कर दिया गया है। जो हमने वहाँ पे कहा था कि चूंकि 48 बिट्स है तो FFFE को इन 24 बिट्स में ऐड कर, इसके दरमियान में ऐड कर दिया जाएगा ताकि हमारे पास 64 बिट का मैक एड्रेस बने। अब ये हमारे पास बन चुके हैं कितने बिट्स, ये 1 2 यहाँ तक, ये 16 + 16 32 + 8 हमारे पास 40 बिट्स हमारे पास जो है वो हमारे बन चुके हैं। अब हमारे कितने बिट्स रहते हैं जो मैक एड्रेस की 64 बनाने हैं, तो हमारे पास स्टिल एक मिनट, 16 + 16 और +8, 32 40 बिट्स हमारे हो चुके हैं। तो 32 अभी स्टिल हमारे पास रहते हैं, तो 32 बिट्स में, सॉरी, 4 + 4 8 16 16 32 40 50 24 बिट्स हमारे रह चुके हैं। 24, हाँ 24 बिट्स हमारे रह चुके हैं। तो जो 24 बिट्स हमारे पास है वो है 548998। यहाँ पे है 568998। बाकी जो 98 और 589 ये हमारे पास सेम है, सिर्फ यहाँ पे 4 में डिफरेंस है। जो 4 में डिफरेंस है ये हमारे पास वही जो फ्लैग हमारे पास 7th बिट है वो हमारे पास 1 हो चुकी है वो बिट, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे 4 की जगह पे हमें ये 6 नजर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास है डबल कॉलन, और हमने कहा था कि FE80 को लिंक लोकल एड्रेस में जो है वो उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है बैक एड्रेस के साथ, EUI के साथ, तो हमारे पास 64 बिट का एड्रेस बनता है। तो इसी तरह आप अगर दूसरी इंटरफेस पे जाएं, दोबारा आप मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करता हूँ ताकि आप लोग को भी आपकी रिवीजन हो। सबसे पहले आप यहाँ पे IPv6 की कमांड चलाएं। IPv6 कमांड चलाने के बाद आप चले जाएं इंटरफेस ETH 0x0x0, जिसको आपने IPv6 का एड्रेस देना हो। अब इस पे जाने के बाद आप सबसे पहले IPv6 इनेबल की कमांड चलाएं। IPv6 इनेबल की कमांड चलाने के बाद आप इसको IPv6 और IPv6 के बाद ऑटो, सॉरी IPv6 के बाद आपके पास है IPv6 एड्रेस ऑटो, और कौन सा और लिंक लोकल एड्रेस हम इसको देना चाह रहे हैं। या अगर आपको कंफ्यूजन है IPv6, चूंकि हम एड्रेस देना चाह रहे हैं कॉन्फ़िगर IPv6 एड्रेस ऑन इंटरफेस, तो आप एड्रेस की तरफ जाएं और उसके बाद हम यहाँ पे ऑटो कॉन्फ़िगर, अगर आप खुद देना चाहते हैं तो आप इसको IP एड्रेस खुद दे सकते हैं, IPv6 एड्रेस या IPv6 एड्रेस प्रीफिक्स, तो आप ये इस तरह बिट्स इसको खुद दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑटो लिख लिया। ऑटो के बाद फिर मैं यहाँ पे लिंक लोकल एड्रेस में इसको देना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिंक लोकल लिख लिया। तो इसको भी अब मेरे पास IP एड्रेस मिल चुका है डिस्प्ले करने के लिए। डिस्प्ले IPv6 इंटरफेस ETH 0x0x0, ये आपको बता रहे कि आपको आपके पास इस इंटरफेस को IP एड्रेस है वो आपने असाइन कर दिया है। तो FE80 को हमने कहा था कि लिंक लोकल एड्रेस है, और उसके अलावा ये हमारे पास 64 बिट का एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर EUI हमारे पास है। तो इस तरह IP एड्रेस इसको मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि जब हमने ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लिया, इसने खुद बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब खुद ही इसने ग्रुप्स ज्वाइन किए। कौन से ग्रुप्स ज्वाइन किए? एक इसने FF02, एक ये वाला मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन किया, एक ये वाला मल्टीकास्ट ग्रुप ज्वाइन किया, और एक ये वाला मल्टीकास्ट। तो इसने ये मल्टीकास्ट ग्रुप जो है ये ज्वाइन कर लिए।
हमने कहा था कि जो FF02, मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा क्लियर करके बताता हूँ कि FF02, ये FF021 ये हमारे पास है ऑल नोड्स के लिए। जब ये नोड्स का जो लिंक सॉरी जो मल्टीकास्ट एड्रेस होगा ये हमारे पास वो वाला होगा जब राउटर सारे नोड से बात करेगा, और जब राउटर से बात करेगा तो ये राउटर्स के लिए ये वाला मल्टीकास्ट जो है वो यूज कर दिया जाएगा। तो अब हमें ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, ये हमारे पास जो 1 है दैट इज फॉर ऑल नोड्स, और 2 हमारे पास जो है दैट इज फॉर ऑल राउटर्स। तो इस तरह इसने ग्रुप्स को ज्वाइन किया, तो अब ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा बल्कि इन ग्रुप्स पे ये मल्टीकास्टिंग जो है वो करेगा। सो दैट्स इट, ये हाँ आपके पास इसकी इंट्रोडक्शन थी IPv6 की। आपको आइडिया हो चुका होगा कि IPv6 हमारे पास है क्या, इसको हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसके हमारे पास प्रीफिक्सेस क्या है, आर्किटेक्चर हमारे पास क्या है, कंडेंसिंग कैसी होती है। तो इन चीज़ों का हमें आइडिया हो चुका है। सो आई होप इस लेक्चर में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन तो फिर आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।